हेलो फ्रेंड्स, दिस इज एसपी सिंह एंड वेलकम टू स्मार्ट एवरीडे। प्यारे दोस्तों, बात करेंगे बीएड सेकंड सेमेस्टर कानपुर यूनिवर्सिटी, जिसमें आपकी जो परीक्षा है वह 8 मई से शुरू हो रही है। ठीक है, इसमें जो आपका पेडागोजी सब्जेक्ट है सोशल साइंस का, इसके आज हम लोग सुपर 100 क्वेश्चंस कवर करने वाले हैं और इसी तरीके के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चंस रहेंगे ये हमारा सोशल साइंस यानी कि पेडागोजी ऑफ सोशल साइंस का पीवाईक्यू रहेगा 2023 का। इससे पहले हम 2025-24 के पीवाईक्यू कर चुके हैं। चलिए आइए देखते हैं, निबंधात्मक प्रश्नों का प्रमुख गुण क्या है। जो निबंधात्मक प्रश्न होते हैं, जो आपके लॉन्ग एंड शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है, जैसा आपसे बीएड फर्स्ट सेमेस्टर में लॉन्ग क्वेश्चंस पूछे गए, आपसे बीएड थर्ड सेमेस्टर में लॉन्ग क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो ऐसे क्वेश्चंस का गुण क्या होता है, इनमें वस्तुनिष्ठता होती है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होती है, मतलब जो मन में आए वो लिखो, जो आपकी इच्छा करे वो लिखो, जैसा आप सोच सकते हो उस प्रश्न का आंसर वो लिखो, उसकी आज़ादी है आपको। जी बिल्कुल होता है। विश्वसनीयता है, व्यापकता है। देखिए, जो निबंधात्मक प्रश्न होते हैं इनकी सबसे बड़ी विशेषता यही है कि इनमें हम अपने हिसाब से लिख सकते हैं। क्वेश्चन का हमारे बारे में जो भी क्वेश्चन के लिए हमारा जो भी थॉट है उसके बारे में जो भी हम सोच सकते हैं, अपना आराम से लिख सकते हैं। ठीक है, अपने मन की बात खूब लिख सकते हैं, हमें पूरी आज़ादी होती है। शिक्षण प्रक्रिया में मूल्यांकन आवश्यक है। पाठ्यक्रम के सुधार के लिए, छात्रों की उपलब्धि का स्तर जानने के लिए, शिक्षण कार्य में सुधार के लिए, या फिर उपरोक्त सभी आंसर राइट हो जाएंगे। तो देखिए, शिक्षण प्रक्रिया में जो मूल्यांकन किया जाता है, मूल्यांकन करने से ये रहता है, हमें पता चलता है कि जो सिलेबस पढ़ाया जा रहा है बच्चों के कितने काम आ रहा है, कहाँ कमी है, कहाँ सुधारने की जरूरत है और बच्चों की अचीवमेंट कैसी है। ठीक है, ये भी जानने के लिए, और टीचिंग कार्य किस तरीके से चल रहा है, कहाँ कहाँ समस्याएं हैं, इन सब चीज़ों को सुधारा जाता है किसके माध्यम से, मूल्यांकन के माध्यम से। इसलिए ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। पाठ्य पुस्तकें निम्नलिखित में से किसका पथ प्रदर्शन करती हैं, छात्रों का, टीचर्स का, दोनों का, या किसी का नहीं है। तो जो किताबें होती हैं वो किसको रास्ता दिखाती हैं, टीचर्स को भी दिखाती हैं, बच्चों को भी दिखाती हैं। कुल मिलाकर के ऑप्शन जो सी है वह राइट हो जाएगा। बोध प्रश्न पूछना अधिक उपयोगी होता है कहाँ पे, पाठ के प्रारंभ में, प्रत्येक चरण की समाप्ति पर, पाठ के विकास में, या फिर पुनरावृत्ति के समय। तो बोध प्रश्न जो पूछे जाते हैं जब आप रिवीजन करा रहे होते हैं, पूरा चैप्टर पढ़ा लिया, अब लास्ट में बच्चों से आप क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, रिवीजन करवा रहे हैं धीरे धीरे, तो वहां पे बोध प्रश्न पूछे जाते हैं। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। एंड आगे बढ़ेंगे, कक्षा में प्रस्तावना प्रश्न पूछे जाते हैं छात्रों का पूर्व ज्ञान जानने के लिए, पाठ को छात्रों की सहायता से विकसित करने के लिए, पाठ की पुनरावृत्ति के लिए। तो जो क्लास में जो इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, प्रस्तावना प्रश्न पूछे जाते हैं, वो इसलिए पूछे जाते हैं ताकि वहां से हमें पता चलता है कि बालक को इस चैप्टर के बारे में, इस टॉपिक के बारे में पहले से कितना नॉलेज है। तो छात्रों का प्रीवियस नॉलेज चेक करने के लिए हम क्लास में प्रस्तावना प्रश्न पूछते हैं। और जब भी हम लोग लेसन प्लान बनाते हैं, आप लोग बीएड में हैं, आप लोग लेसन प्लान अभी बनाएंगे, आपको बताया जाएगा, तो उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल हम प्रस्तावना प्रश्न ही तय करते हैं। ठीक है, और जो हमारा मेन टॉपिक होता है जिसे आज हमें क्लास में पढ़ाना है, वो कोशिश रहती है कि बच्चों के मुंह से ही वो टॉपिक निकलवाया जाए। सामाजिक अध्ययन सामाजिक विज्ञान के आधारभूत तथ्यों का अध्ययन है। यह कथन किसका है, यह कथन ईबी वेस्ले का है। सर, किसका स्टेटमेंट है, ईबी वेस्ले का स्टेटमेंट है, नो डाउट। शिक्षण कौशलों के विकास एवं सुधार की प्रविधि है, कौन सी है। टीचिंग स्किल्स को डेवलप करने की विधि कौन सी है, तो टीचिंग स्किल्स डेवलप करने की विधि माइक्रो टीचिंग होती है। जब आपकी टीचिंग होगी तो उसमें माइक्रो टीचिंग जो आपसे करवाई जाती है, ताकि जो टीचर्स हैं जिनकी ट्रेनिंग चल रही है उनको टीचिंग स्किल्स डेवलप करने के लिए, कि भाई जो ब्लैक बोर्ड स्किल्स हो गई एंड प्रश्न पूछने की स्किल हो गई, ठीक है, बहुत सारी स्किल्स होती हैं डेवलप करने के लिए, माइक्रो टीचिंग का यूज़ किया जाता है। आगे बढ़िए, क्रियात्मक अनुसंधान का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। क्रियात्मक अनुसंधान का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, नवीन शोध करना, गहन शोध करना, समस्या का त्वरित समाधान निकालना, या फिर इनमें से कोई नहीं। जो एक्शन रिसर्च है इसका मुख्य उद्देश्य होता है समस्या का त्वरित समाधान निकालना, क्विक जो है सॉल्यूशन निकालना। एक छात्र 1995 के भारत और पाकिस्तान युद्ध के विषय के बारे में जानने के लिए उत्सुक है। वह कुछ सैनिकों का इंटरव्यू लेता है जिन्होंने इस युद्ध में हिस्सा लिया था। इन सैनिकों को क्या माना जाएगा, द्वितीयक स्रोत, प्राथमिक स्रोत, आंतरिक स्रोत, या फिर इनमें से कुछ नहीं। इनको माना जाएगा प्राथमिक स्रोत। क्यों सर, क्योंकि ये वही सैनिक थे जिन्होंने इस युद्ध में हिस्सा लिया था, इसलिए ये क्या हो गए, प्राथमिक स्रोत, प्राइमरी सोर्स हो गए।
प्राइमरी सोर्स ये वो स्रोत होते हैं जिन्हें सीधे उस घटना से जो जुड़े होते हैं। ऐसे स्रोत जो डायरेक्टली घटना से जुड़े होते हैं वो प्राइमरी सोर्स कहलाते हैं। सैनिकों ने यहाँ पे युद्ध में हिस्सा लिया था, खुद हिस्सा, स्वयं हिस्सा लिया था, इसलिए उनका प्रत्यक्ष अनुभव और इंटरव्यू जो उनका लिया जा रहा है वो प्राथमिक स्रोत माना जाएगा। सर सेकेंडरी क्या होता है? देखिए, अगर कोई व्यक्ति उन सैनिकों के इंटरव्यू के आधार पर किताब लिखता या जो है कि उसके बारे में कुछ भी छापता तो वो सेकेंडरी हो जाता। भाई आपने सैनिकों का इंटरव्यू कहीं पे लिखा हुआ पढ़ लिया या उनका इंटरव्यू वीडियो देख करके फिर आपने कुछ लिखा तो वो जो आपने लिखा वो सेकेंडरी हो जाएगा। डायरेक्ट आप उस सैनिक का इंटरव्यू ले रहे हो वो प्राइमरी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पे राइट हो जाता है। विद्यार्थी लोकतंत्र की परिभाषा बता पाएंगे, यह उद्देश्य किस क्षेत्र में आता है? बता पाएंगे तो ये संश्लेषण में आता है, प्रयोग, अवबोध या फिर ज्ञान। ये क्वेश्चन हमारा ब्लूम्स टैक्सोनॉमी से लिया गया है जो 1956 में ब्लूम के द्वारा दी गई थी, जिसमें उन्होंने शिक्षण उद्देश्यों को 3 भागों में बांटा था, संज्ञानात्मक, क्रियात्मक, भावात्मक, जिसमें से जो संज्ञानात्मक जो कॉग्निटिव डोमेन था हमारा उसके 6 पार्ट किए थे। ये वहीं से क्वेश्चन लिया गया है। तो विद्यार्थी लोकतंत्र की परिभाषा बता पाएंगे, तो परिभाषा जो बता पाएंगे ये किसके अंतर्गत आता है? ये ज्ञान के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत? ज्ञान के अंतर्गत। इसमें सीखी गई जो भी नॉलेज है, जो भी जानकारी है उसको याद रखना, उसे वैसा ही दोहराना इंक्लूड होता है। जैसे परिभाषा बताना किसी का या कोई लिस्ट बना रहे हैं आप, ठीक है, इस चीज को मतलब आपको उस चीज के बारे में कैसा नॉलेज है, ठीक, वो यहाँ पे बताया जाता है। अवबोध की बात करें, अंडरस्टैंडिंग की बात करें, इसको कॉम्प्रिहेंशन भी कहते हैं। अगर प्रश्न होता कि लोकतंत्र की व्याख्या करेंगे या लोकतंत्र को अपने शब्दों में समझाएंगे तो ये अवबोध हो जाता। जब बालक किसी चीज को अपने शब्दों में समझाता है, उसको उसकी व्याख्या करता है, तब वो अंडरस्टैंडिंग के अंतर्गत आता है। लेकिन जो है ज्ञान में अगर परिभाषा बता रहे तो वो ज्ञान के अंतर्गत आएगा। प्रयोग क्या है? यहाँ पे जो भी आपने पहले सीख लिया अब उसको अपने स्तर से प्रयोग करके देख रहे हो। संश्लेषण, सिंथेसिस, अलग अलग विचारों को जोड़ करके कुछ नया बनाना। ठीक है, तो चूंकि परिभाषा बता पाएंगे इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी आपका राइट हो जाएगा। जो अच्छे क्वेश्चन है उनको एक्सप्लेन करेंगे, बाकी तो समय बहुत कम है। सामाजिक विज्ञान के अध्यापन में ग्लोब का उपयोग आवश्यक है। अगर आप जो है एसएसटी पढ़ा रहे हैं तो उसमें ग्लोब का उपयोग दिन और रात का कॉन्सेप्ट समझाने के लिए जरूरी है, पृथ्वी का आकार बताने के लिए भी जरूरी है, स्थल जल का अनुपात बताने के लिए कि जमीन भूमि कितनी है, जल कितना है, जल का प्रतिशत कितना है, ये सारी चीजें बताने के लिए ग्लोब बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। OER का मतलब यहाँ पे क्या है? OER का मतलब होता है ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज। क्या होता है सर? ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसको द्वितीयक स्रोत की श्रेणी में रखा जा सकता है? वेद, उपनिषद, उपनिषद पर टीका या फिर सरकारी दस्तावेज? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? द्वितीयक पूछ रहा है, सेकेंडरी पूछ रहा है, तो हमारा क्या हो जाएगा? उपनिषद पर टीका हो जाएगा। ओके, प्राइमरी सोर्स क्या होते हैं? प्राइमरी वो होते हैं जैसे आपका उपनिषद हो गया, वेद हो गया, ठीक, कोई सरकारी दस्तावेज, ये सारी प्राइमरी होते हैं। ये वो मूल दस्तावेज या वस्तुएं होती हैं जो उसी समय में बनी होती हैं। जैसे वेद, उपनिषद, सरकारी दस्तावेज सीधे तौर पर उस समय की जो मेन इंफॉर्मेशन, मूल जानकारी देते हैं। ठीक है, और सेकेंडरी में जैसे उस उपनिषद पर टीका लिखा गया है, जब कोई व्यक्ति प्राथमिक स्रोतों का एनालिसिस करके उन पर अपनी व्याख्या लिखता है तो वो द्वितीयक स्रोत बन जाता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? उपनिषद पर टीका, आप यहाँ पे उपनिषद पर कमेंट्री कर रहे हैं, उस पर टीका टिप्पणी कर रहे हैं, तो किसी विद्वान द्वारा जो मूल उपनिषद थे उनको पढ़ने के बाद लिखी गई जो व्याख्या है उसे हम द्वितीयक स्रोत कहते हैं। अगला क्वेश्चन, एक अखबार हाल ही में हिमाचल प्रदेश में आई बाढ़ से पीड़ित लोगों के साक्षात्कार की रिपोर्ट प्रकाशित करता है। ठीक है, यह किस प्रकार का स्रोत होता है? ऐसे क्वेश्चन खूब पूछे जाते हैं। तो देखिए यह किस प्रकार का स्रोत हो जाएगा? ये हमारा प्राथमिक स्रोत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्राइमरी। इसमें देखिए, इसमें वो जानकारी आती हैं जो किसी भी घटना का आई विटनेस से सीधे प्राप्त हो गई हो। तो यहाँ पे हिमाचल प्रदेश में जो बाढ़ आई थी उसमें जो लोग पीड़ित हुए थे उनका इंटरव्यू लिया जा रहा है। ये लोग कौन है? ये लोग सर यहाँ पे आई विटनेस है। इसके कौन है? आई विटनेस है, उनका इंटरव्यू लिया जा रहा है, वहां से जानकारी सीधे प्राप्त हो रही है। ठीक है, चूंकि अखबार की रिपोर्ट बाढ़ पीड़ितों के इंटरव्यू पर बेस्ड है जिन्होंने उस घटना को खुद झेला है, आंखों से देखा है, इसलिए जानकारी प्राथमिक स्रोत हो जाएगी। ठीक है, सेकेंडरी क्या हो जाता? सेकेंडरी, अगर कोई लेखक इन इंटरव्यूज को पढ़ने के बाद
या इस इंटरव्यू को वीडियो पर देखने के बाद फिर बाढ़ के कारणों पर कोई लेटर लिखता है, कोई जानकारी लिखता है, तो वो सेकेंडरी हो जाएगा। ठीक है, इसलिए आपका जो है ऑप्शन यहाँ पे बी राइट हो जाएगा। अब देखिए प्राथमिक और द्वितीय का एक बहुत आसान उदाहरण बताता हूँ। जैसे हमारी जो संविधान की जो मेन कॉपी है, हमारे संविधान की जो मेन कॉपी है वो है प्राथमिक स्रोत। वो क्या है? प्राथमिक स्रोत। ठीक है, और संविधान पर लिखी गई कोई किताब है वो उसकी द्वितीयक स्रोत हो जाएगी। वो क्या हो जाएगी? द्वितीयक स्रोत हो जाएगी। ठीक है, समझ गए आप। निबंधात्मक परीक्षा द्वारा परीक्षार्थी की किस मानसिक योग्यता का उचित मूल्यांकन होता है? किसके माध्यम से? निबंधात्मक परीक्षा के माध्यम से, जिसमें आप भर भर के अपने मन की बात लिखते हो। तो क्षमता का पता चलता है, ठीक है, आपके अभिवृत्ति का पता चलता है, आपकी स्किल्स कैसी हैं, इन सब चीज़ों का पता लगता है। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। ज्ञान बोध के पश्चात कौन सा उद्देश्य आता है? क्वेश्चन कहाँ से? सर ब्लूम्स टैक्सोनॉमी से लिया गया है, जिसमें उन्होंने जो संज्ञानात्मक जो क्षेत्र था, जो कॉग्निटिव डोमेन था, उसके 6 पार्ट किए थे। ये रहे वो 6 पार्ट। ठीक है, जिसमें पहला आता है हमारा ज्ञान, फिर आता है बोध, फिर उसके पश्चात आता है प्रयोग। सर क्या आता है? प्रयोग। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, ये अगर आपको पता होगा तभी आप सही आंसर कर पाओगे। ज्ञान, बोध, प्रयोग, एनालिसिस, सिंथेसिस और इवैल्यूएशन, ये इसका सीक्वेंस चलता है। इससे रिलेटेड और 3-4 क्वेश्चन आगे पूछे गए हैं, तो वहां पे आपको आंसर देना होगा। सीबीसीएस का मतलब क्या होता है? सीबीसीएस का मतलब होता है चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम। चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम। सामाजिक विज्ञान शिक्षण में पाठ्यपुस्तकों का महत्व है। पुस्तकों द्वारा अध्यापक और छात्र दोनों को लाभ होता है। बात तो ठीक है। पाठ्यपुस्तकें शिक्षण की पूरक होती हैं। वेरी गुड। सामाजिक विज्ञान की पुस्तकें ज्ञान के विकास में सहायक होती हैं। बात यह भी ठीक है, इसलिए हम ऑप्शन नंबर डी के साथ में चले जाएंगे। सामाजिक विज्ञान क्लब का उद्देश्य क्या है? छात्रों में कल्पनात्मक एवं रचनात्मकता को बढ़ावा देना। ओके। छात्रों में स्वतंत्रता एवं नेतृत्व की भावना विकसित करना। छात्रों की बौद्धिक जिज्ञासा का विकास करना। सारी ही बातें यहाँ पे ठीक हो जाती हैं, इसलिए ऑप्शन डी यहाँ भी आपका राइट हो जाएगा। समाज मिति विधि के प्रतिपादक कौन हैं? J.L. मोरेनो, जेफर्स, A.S. नील या फिर रॉबर्ट। 4 ऑप्शन आपके सामने, क्या होगा इसका राइट आंसर? J.L. मोरेनो समाजमिति विधि के प्रतिपादक हैं। मूक आधारित कार्यक्रम है। मूक किस पर आधारित कार्यक्रम है? तो यह स्वयं पर आधारित कार्यक्रम है। सर किस पर? स्वयं पर। SWAYAM, ये होता है स्वयं। ठीक है। मूक का पूरा नाम क्या होता है? मूक का पूरा नाम, हालांकि सभी वीडियोस में मैंने बताया, फिर एक बार रिपीट करवा देते हैं। मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स। मूक जो है ये ऑनलाइन एजुकेशन का एक ऐसा स्टेज है जहां बहुत सारे लोग जो हैं वो दुनिया के किसी भी कोने में बैठ करके शिक्षा प्राप्त करते हैं, इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। और ये किस पर आधारित है? स्वयं पर आधारित है। स्वयं क्या है? ये भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया एक मेन जो है मूक प्लेटफॉर्म, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। इसका उद्देश्य देश के हर छात्र को बेहतरीन शिक्षा और संसाधन उपलब्ध कराना है। ओके, चलिए। उपचारात्मक शिक्षण निम्न में से किससे संबंधित है? उपचारात्मक शिक्षण स्कूल की छवि में सुधार करता है? नहीं सर। शिक्षार्थी की बेहतर अधिगम के लिए, शिक्षार्थी के बेहतर अधिगम एवं शिक्षक को अपने शिक्षण में सुधार के लिए, शिक्षक को अपने सुधार के लिए। तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा शिक्षार्थी के बेहतर अधिगम एवं शिक्षक को अपने शिक्षण में सुधार के लिए उपचारात्मक शिक्षण बहुत जरूरी है या किया जाता है। 23 नंबर क्वेश्चन है, विद्यार्थी इतिहास का प्रत्यास्मरण कर पाएंगे, यह उद्देश्य किस क्षेत्र में आता है? प्रत्यास्मरण कर पाएंगे या परिभाषा सुना पाएंगे। प्रत्यास्मरण मतलब जिसको हम रिकॉल कहते हैं, मतलब अपनी मेमोरी से वो चीज़ों को याद कर पाएंगे, रिकॉल कर पाएंगे। तो ये किसके अंतर्गत आता है? सर ज्ञान के अंतर्गत आता है। ठीक है। रिकॉल शब्द का उपयोग ब्लूम के संज्ञानात्मक क्षेत्र में किया जाता है, जो कॉग्निटिव डोमेन है। सबसे निचले स्तर पर ज्ञान आता है। ज्ञान के बाद फिर बाकी चीजें, बोध जो है, अनुप्रयोग आता है। तो रिकॉल का अर्थ होता है कि जो आपने पहले से बच्चे ने जो कुछ सीख लिया है उसको याद करना, उसे फिर से प्रेजेंट करना। ये ज्ञान स्तर की जो है मेन विशेषता है प्रत्यास्मरण, जिसमें बच्चा पहले से जो जानकारी होती है उसको दिमाग में याद करता है कि इसमें हमने क्या याद किया था इसके बारे में। अवबोध अभी मैंने बताया, जब छात्र जानकारी की व्याख्या करता है, एक्सप्लेन करता है, अपने शब्दों में लिखेगा,
तो फिर अवबोध हो जाएगा। विश्लेषण जो है जब छात्र जानकारी को छोटे हिस्सों में तोड़कर उनके बीच संबंध देखता है। संश्लेषण जब छात्र विभिन्न तत्वों को जोड़कर कुछ नया बनाता है तो संश्लेषण कहलाता है। ठीक है, तो कुल मिलाकर के परिभाषा देना हो या सूची बनाने की बात हो, पहचानने की बात आ जाए, प्रत्यास्मरण करने की बात आ जाए, तो वो सारे शब्द हमेशा ज्ञान स्तर से ही संबंधित होंगे। ये बात आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा, ठीक है, नहीं तो क्वेश्चन गलत कर देंगे। छात्रों की असफलताओं के कारण ज्ञात करने के लिए किस प्रकार के मूल्यांकन को प्राथमिकता दी जाती है? असफलताओं का कारण ज्ञात कर रहे हो कि आखिर फेल क्यों हो रहा है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, इसके पीछे का रीजन क्या है। तो फिर आप जब डॉक्टर के पास आप जाते हो तो और कहते हो कि बहुत कई दिनों से बुखार आ रहा है, तो डॉक्टर सबसे पहले क्या करता है, आपका निदान करता है, मतलब आपको टेस्ट लिखता है ना, डायग्नोसिस करता है, चेक करता है कि आखिर बुखार आ क्यों रहा है आपको, इसके पीछे का रीजन क्या है। तो बच्चा फेल हो रहा है, इसके पीछे का रीजन क्या है, तो इससे ये पता चलेगा निदानात्मक मूल्यांकन से। किसके माध्यम से? निदानात्मक मूल्यांकन से। ठीक है, जब निदानात्मक मूल्यांकन हो जाएगा, असफलताओं के पीछे का कारण पता चल जाएगा, फिर उसके बाद उपचारात्मक किया जाएगा, फिर उसके बाद उपचार आएगा। जब डॉक्टर आपके टेस्ट करके उस बीमारी के पीछे के कारणों का पता लगा लेगा, फिर आपको दवाई देगा, वो उपचार कहलाएगा। तो ऑप्शन यहाँ पे जो सी है वह राइट हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, सत्र के अंत में पूरे साल पढ़ लिया, अब लास्ट में क्या किया जा रहा है, मूल्यांकन किया जा रहा है, तो इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे सर योगात्मक मूल्यांकन। पूरा सेमेस्टर आपने पढ़ लिया, कोई परीक्षा नहीं, कोई यूनिट टेस्ट नहीं, कुछ ओरल आपसे नहीं पूछा गया, अब क्या है, लास्ट में आपसे परीक्षा ली जा रही है, ये योगात्मक मूल्यांकन है। बीच बीच में आपसे यूनिट टेस्ट लिए जाते हैं या आपसे ओरली क्वेश्चंस क्लास में पूछे जाते हैं, ठीक है, तो वो आपका संरचनात्मक मूल्यांकन कहलाता। आई बात समझ में? तो योगात्मक मूल्यांकन ये किसी भी कोई भी कोर्स हो या जैसे पूरा साल पढ़ा लिया हमने या कोई पूरे एक यूनिट पढ़ा ली, उसके लास्ट में किया जाता है। इसका मेन उद्देश्य छात्रों को ग्रेड देना या उसको चेक करना होता है कि उन्होंने कुल कितना सीखा। जैसे कि आपका ईयरली एग्जाम, आपका सेमेस्टर वाइज एग्जाम, ये क्या होता है, योगात्मक मूल्यांकन होता है। संरचनात्मक मतलब कि ये टीचिंग प्रोसेस के दौरान लगातार होता रहता है, हम पढ़ा रहे हैं और बीच बीच में बच्चों से पूछ भी रहे हैं कि यहाँ पे इस शब्द का मतलब हमने क्या बताया था, इस लाइन का मतलब क्या बताया था, वो आपका संरचनात्मक मूल्यांकन हो जाएगा। ठीक है, निदानात्मक, इसका उपयोग छात्र की विशेष कठिनाइयों या उसकी लर्निंग में जो भी बाधाएं आ रही हैं उनके पीछे के रीजंस को पता लगाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। हालांकि प्रश्न के अकॉर्डिंग हम ऑप्शन नंबर बी के साथ में जाएंगे। प्यारे दोस्तों, आपको पता है कि हम पेड नोट्स भी प्रोवाइड कराते हैं। इसका मतलब ये होता है कि आपको कुछ फीस पे करनी पड़ती है एंड हमारे कंप्लीट नोट्स आपको पीडीएफ फॉर्मेट में व्हाट्सएप पे प्रोवाइड करा दिए जाते हैं। ओके, उसके लिए आप हमारे इस नंबर पे 9628182649 इस नंबर पे व्हाट्सअप मैसेज करिए, उसमें लिखिए कि सर हमारा बीएड सेकंड सेमेस्टर है, यूनिवर्सिटी कानपुर है, हमारे टीचिंग सब्जेक्ट ये हैं, पेडागोजी ऑफ सोशल साइंस है, पेडागोजी ऑफ हिंदी है या होम साइंस है या इंग्लिश है, जो भी रहा हो, तो उसमें अपने पेडागोजी सब्जेक्ट्स लिखिए और हमें मैसेज कीजिए। फिर हम आपको यहाँ से रिप्लाई करेंगे, बताएंगे कि क्या प्रोसेस है, फीस क्या है, और आप फीस पे करेंगे, फिर आपको नोट्स भेज दिए जाएंगे। ठीक है, हमारे इस नंबर के अलावा किसी भी थर्ड व्यक्ति पर विश्वास ना करें, किसी पर भरोसा ना करें, हमारा यही ऑथेंटिक नंबर है। ठीक है, इसी पर संपर्क करें। और ध्यान रहे, हमारी तरफ से हम कभी भी खुद कॉल मैसेज नहीं करते हैं। कुछ लोग क्या कर रहे हैं कि स्टूडेंट्स को फ़ोन करते हैं, मैसेज करते हैं कि हम स्मार्ट एवरीडे से बात कर रहे हैं या एसपी सर की टीम से बात कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों पर बिल्कुल विश्वास ना करें। हम जब तक आप हमसे कांटेक्ट नहीं करेंगे, हम आपको कभी कॉल मैसेज नहीं करते। चलिए, और हाँ, ये जो हमारा दूसरा चैनल है जिस पर हम, जैसे ही आपका बीएड कंप्लीट होगा ये सेमेस्टर, उसके बाद हम इस पर क्लासेस करवाएंगे आपकी यूपी टेट की। ठीक है, तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, नहीं तो बाद में आप भूल जाएंगे। लर्न विद एसपी सर, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, वहाँ से इसको अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। ये आपका बीएड एग्जाम कंप्लीट हो जाए, फिर इस पर हम यूपी टेट क्लासेस शुरू करेंगे। प्रश्नावली पद्धति का प्रयोग सर्वप्रथम किस शिक्षा शास्त्री ने किया था? किसने किया था? वुडवर्थ, वेस्ले, गेस्ट या फिर इनमें से कोई नहीं? तो वो थे सर वुडवर्थ। कौन थे सर? वुडवर्थ थे। ठीक है, टेलीविज़न किस प्रकार की शिक्षण सहायक सामग्री है? सिर्फ सुनने का साधन है, देखने का साधन है, या सुन भी सकते हैं, देख भी सकते हैं? तो टेलीविज़न में हम सुन भी सकते हैं और सामने देख भी रहे होते हैं। उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन की पाठ्यपुस्तकों का शिक्षण किस उपागम पर बल देता है? यहाँ बालक उच्च प्राथमिक स्तर पर क्या बालक परिभाषाओं से सीखता है, वास्तविक जीवन की स्थितियों से सीखता है, रट्टाफिकेशन से सीखता है, या
अवधारणाओं के संश्लेषण से सीखता है। क्योंकि बात उच्च प्राथमिक स्तर पर हो रही है तो यहाँ पे बालक अपने वास्तविक जो रियल लाइफ सिचुएशंस, कंडीशन, सर्कमस्टांसेस हैं उनके माध्यम से सीखता है। ठीक है, उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक और राजनीतिक जीवन की पाठ्यपुस्तकों का उद्देश्य छात्रों को वास्तविक जीवन से जोड़ना होता है, जैसे समाज, परिवार, देश, हमारा लोकतंत्र, हमारे अधिकार, है ना, तो हमारे कर्तव्य, तो इन सब चीज़ों से कनेक्ट करना होता है। इसलिए शिक्षण का जो रियल लाइफ सिचुएशंस के माध्यम से अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना होता है बच्चे के अंदर। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। पाठ्य योजना के अंतर्गत विशिष्ट उद्देश्य का संबंध किससे है, बताइए। विषय से, उपविषय से, प्रकरण से या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो इसमें जो विशिष्ट उद्देश्य होते हैं, जब आपसे लेसन प्लान बनवाया जाएगा तो उसमें आपको 2 प्रकार के उद्देश्य लिखने पड़ेंगे। सामान्य उद्देश्य अलग लिखने पड़ेंगे, विशिष्ट उद्देश्य आपसे आपके सर अलग लिखवाएंगे। ठीक है, लेसन प्लान में। तो विशिष्ट उद्देश्य का जो संबंध होता है वो आपके टॉपिक से होता है सर। किससे होता है? आपके टॉपिक से होता है, आपके प्रकरण से होता है। सामाजिक अध्ययन का केंद्र बिंदु कौन सा है? समाज है, समाजशास्त्री है, मानव है या इनमें से कोई नहीं। तो सामाजिक अध्ययन का जो केंद्र बिंदु है वह मानव है। कौन है? मानव। सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र के अंतर्गत निम्न में से किस तथ्य का अध्ययन किया जाता है? समाज संबंधी अध्ययन किया जाता है, मानवीय संबंधों का अध्ययन होता है, नागरिकता की शिक्षा आती है या फिर उपरोक्त सभी ऑप्शंस आ जाते हैं। तो देखिए, सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र के अंतर्गत समाज से संबंधित अध्ययन, मानवीय संबंधों का अध्ययन, नागरिकता की शिक्षा, ये सब कुछ इसमें इंक्लूड हो जाता है। ऑप्शन डी राइट हो गया, बहुत बढ़िया। सामाजिक विज्ञान में विभिन्न विषयों का अध्ययन किस प्रकार किया जाना चाहिए? तो सामाजिक विज्ञान में जो अलग अलग प्रकार के सब्जेक्ट्स हैं उनका जो अध्ययन है वह एकीकृत रूप में इंटीग्रेटेड होना चाहिए। मतलब जो है क्या होना चाहिए? इंटीग्रेटेड, सभी सब्जेक्ट्स को कनेक्ट करके पढ़ाओ। ओके। सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत कौन सा विषय सम्मिलित नहीं है? इतिहास, दर्शन शास्त्र, भूगोल, नागरिकशास्त्र, आपको पता ही है इतिहास, भूगोल, नागरिकशास्त्र ये सब आपका सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत आ जाता है। दर्शन शास्त्र जो है वो आपका बाहर हो जाएगा। ऑप्शन बी इज द राइट वन ओवर हियर। निम्न में से कौन सा कथन सामाजिक विज्ञान की प्रकृति के अनुकूल नहीं है? बताइए, सामाजिक विज्ञान की प्रकृति के अनुकूल नहीं है। सामाजिक विज्ञान समाज का अध्ययन है, जी बिल्कुल। सामाजिक विज्ञान एक प्राकृतिक विज्ञान है, नहीं। सामाजिक विज्ञान की प्रकृति अंतः विषयक है, इसमें सब्जेक्ट्स आपस में कनेक्ट करके पढ़ाए जाते हैं, जी बिल्कुल। और सामाजिक विज्ञान मानव जीवन से संबंधित भी है, ये भी बात हमारी ठीक है। यह प्राकृतिक विज्ञान नहीं है, इसमें प्रकृति की बात नहीं समाज की बात होती है। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। सामाजिक अध्ययन किस पर बल देता है? इतिहास विषय पर, अभिक्रमित अध्ययन पर, विशिष्ट अध्ययन पर या फिर समन्वित ज्ञान पर? किस पर बल देता है? यह समन्वित ज्ञान पर बल देता है। सामाजिक अध्ययन के उद्भव की नींव कब रखी गई थी? 1890, 92, 96, 80? क्या होगा इसका राइट आंसर? 1892 हो जाएगा सर। क्या? 1892। भारत में सामाजिक अध्ययन का औपचारिक प्रतिपादन कब किया गया था? यह किया गया था 1937 में। 1937 में भारत में सामाजिक अध्ययन को विषय के रूप में पढ़ाने का प्रतिपादन किस आयोग ने किया? विश्वविद्यालय आयोग, मुदालियर आयोग, कोठारी आयोग या इनमें से कोई भी नहीं। तो वो है आपका मुदालियर आयोग, राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा प्राकृतिक विज्ञान नहीं है? जीव विज्ञान प्राकृतिक विज्ञान की श्रेणी में आता है और फिजिक्स भी आपकी प्राकृतिक विज्ञान की श्रेणी में आती है, लेकिन सामाजिक विज्ञान प्राकृतिक विज्ञान की श्रेणी में नहीं आता है। जो हमारी नेचुरल साइंस है इसमें भौतिक दुनिया, प्रकृति का अध्ययन किया जाता है, जिसमें आपका बायोलॉजी आ जाता है, फिजिकल साइंस आ जाता है, केमिस्ट्री आ जाती है, एस्ट्रोनॉमी आ जाती है, ठीक है। लेकिन जो हमारा सामाजिक विज्ञान है इसमें मानव समाज, व्यवहार, सामाजिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है। ये प्राकृतिक नियमों की बजाय मानवीय गतिविधियों पर केंद्रित होती है, जैसे इसमें इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र, है ना, ये सब चीजें इसमें इंक्लूड हो जाती हैं। जीव विज्ञान और पदार्थ विज्ञान प्रकृति से जुड़े हैं, जबकि सामाजिक विज्ञान समाज से जुड़ा है सर, ये प्राकृतिक विज्ञान नहीं है। उच्च प्राथमिक स्तर पर निम्न कथनों में से कौन सा कथन सामाजिक विज्ञान का सही वर्णन करता है? उच्च प्राथमिक स्तर की यहाँ पे बात हो रही है। यह कम वैज्ञानिक और अवधारणाओं पर आधारित है, यह वास्तविक जीवन एवं रोजगार दिलाने के लिए उपयोगी नहीं है। देखिए, उच्च प्राथमिक स्तर पर कौन सा कथन सामाजिक विज्ञान का सही वर्णन कर रहा है? यह विवेचनात्मक सोच और कल्पनाओं को प्रेरित करता है,
या फिर यह ऐसे तथ्यों से भरपूर है जिन्हें याद रखना जरूरी है? नहीं, सिंपल सी बात है, यह विवेचनात्मक सोच और कल्पनाओं को प्रेरित करने का काम करता है। ऐसा नहीं कि रोजगार दिलाने के लिए उपयोगी नहीं है, या कम वैज्ञानिक धारणाओं पर आधारित है, या सिर्फ रट्टाफिकेशन की बात नहीं करता। ऑप्शन सी राइट हो जाता है। सामाजिक अध्ययन विषय की शिक्षा का प्रारंभ किस देश में हुआ था? यह आपका यूएसए में हुआ था, संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ था। ओके, सूक्ष्म शिक्षण किस ओर संकेत करता है? एक समय में कम विषय वस्तु को पढ़ाना, छोटे समूह में विद्यार्थियों को पढ़ाना, शिक्षण प्रशिक्षण का बारीकी से अवलोकन करना, एक छोटी कक्षा को पढ़ाना जिसमें सहपाठी विद्यार्थियों की भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। बिल्कुल, यहाँ पे आप बीएड कर रहे हैं, जब आपसे माइक्रो टीचिंग करवाई जाएगी तो आप वहाँ पे एज अ टीचर रहेंगे, और जो आपके साथी रहेंगे ना, वो एज अ स्टूडेंट बैठ करके पढ़ेंगे, वो विद्यार्थियों की भूमिका का निर्वहन कर रहे होंगे और आप एज अ टीचर उनको पढ़ा रहे होंगे। ठीक है, आई बात समझ में? तो ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। छात्र मूल अधिकारों की व्याख्या करने में सक्षम होंगे, यह उद्देश्य किस क्षेत्र में आएगा? संश्लेषण, ज्ञान, विश्लेषण, बोध। हमने अभी ऊपर आपको बताया था कि जहां व्याख्या शब्द आ जाएगा वो किस में आ जाएगा? बताइए, जहां व्याख्या शब्द आ जाएगा वो बोध में आ जाएगा। ठीक है, अब तो व्याख्या कहां करेगा? व्याख्या करेगा, अपने शब्दों में बताएगा, तो बोध के अंतर्गत आएगा। ऑप्शन डी, इसको अंडरस्टैंडिंग कहते हैं। सर क्या कहते हैं? इसको अंडरस्टैंडिंग कहते हैं। ठीक है, बोध, इसका अर्थ है जानकारी के अर्थ को समझना। इसके जो मेन शब्द हैं कि अगर व्याख्या करना आपसे कह दे, व्याख्या करना या अनुवाद करना आ जाए सेंटेंस में, या अपने शब्दों में बालक कह रहा है, या बच्चा समरी दे रहा है, तो इसका मतलब है कि वो बोध के अंतर्गत आएगा हमारा। ठीक है, ज्ञान जो है यहाँ पे छात्र केवल अधिकारों के नाम गिनाता कि ये अधिकार हैं, उनकी व्याख्या नहीं करता। यहाँ पे बालक परिभाषा को रट करके सुनाता, वो ज्ञान स्तर हो जाता। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अंतर करना एवं वर्गीकरण करना किस विशिष्ट उद्देश्य के अंतर्गत आता है? ये किसके अंतर्गत आता है? ये हमारा विश्लेषण के अंतर्गत आता है। सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? सामाजिक संबंधों का, मानवीय संबंधों का, मानवीय समस्याओं का, या फिर इन सभी का? तो ये जो है यहाँ पे सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत इन सभी का अध्ययन किया जाता है। सामाजिक अध्ययन नागरिक योग्यता को बढ़ावा देने के लिए सामाजिक विज्ञान और मानविकी का एकीकृत अध्ययन है, यह कथन है इंडियन काउंसिल फॉर द सोशल स्टडीज़ का, यूएस नेशनल काउंसिल फॉर द सोशल स्टडीज़ का, इंग्लैंड नेशनल काउंसिल फॉर द सोशल स्टडीज़ का। किसका स्टेटमेंट है? तो यहाँ हमारा यूएस नेशनल काउंसिल फॉर द सोशल स्टडीज़ का स्टेटमेंट है। जीवन जीने की कला एक बहुत सुंदर कला है, इसका ज्ञान सामाजिक अध्ययन से ही होता है, यह कथन किसका है? एमपी मोफात का स्टेटमेंट है। ये वाली परिभाषा कई बार पूछी गई है एमपी मोफात की। सामाजिक विज्ञान व्यवस्थित सामग्रियों का वह समूह है जो मानव संबंधों से संबंधित है, यह कथन किससे संबंधित है? तो यह कथन इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका का स्टेटमेंट है। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। शैक्षिक उद्देश्यों को व्यवहारगत परिवर्तन की दृष्टि से ब्लूम और अन्य ने कितने क्षेत्रों में विभाजित किया है? तो ब्लूम और उनके साथियों ने इसको जो है 3 क्षेत्रों में विभाजित किया है। ठीक है, बात है सर 1956 की। ठीक है, 1956 में ब्लूम और उसके सहयोगियों ने शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण किया और छात्रों के व्यवहार में होने वाले परिवर्तन के आधार पर उन्होंने शिक्षण उद्देश्यों को 3 भागों में बांट दिया, जिसमें संज्ञानात्मक क्षेत्र, भावात्मक क्षेत्र, मनोक्रियात्मक क्षेत्र आता है। इंग्लिश में इसको कॉग्निटिव डोमेन, अफेक्टिव डोमेन, साइकोमोटर डोमेन कहते हैं। इतनी बात क्लियर है। सम्राट अशोक विषय पर पाठ्योजना बनाते समय आपका पहला कदम क्या होगा? सहायक सामग्री का चयन करेंगे, उद्देश्यों का निर्धारण करेंगे, प्रस्तावना प्रश्न बना लेंगे, या फिर मूल्यांकन प्रश्न निर्माण करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम उद्देश्य का निर्धारण करेंगे कि आखिर इस टॉपिक पर हम पाठ्योजना बना क्यों रहे हैं, हम बच्चों को क्या बताना चाह रहे हैं, बच्चों को क्या सिखाना चाह रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल उद्देश्य तय किए जाते हैं। छात्रों में सामाजिक विज्ञान के प्रति रुचि पैदा करने के लिए शिक्षक को चाहिए क्या? इंटरेस्ट पैदा करना है। क्या करना चाहिए?
एक ही प्रकार की शिक्षण विधियों का उपयोग करें, पाठ्यपुस्तक का उपयोग करके पढ़ाएं, छात्रों को प्रश्न की अनुमति ना दें या गतिविधि आधारित शिक्षण करें। क्या करें भैया? एक्टिविटी बेस्ड टीचिंग करें, गतिविधि आधारित शिक्षण करें। जो एक्टिविटी बेस्ड टीचिंग होती है बच्चे को उसमें बड़ा मजा आता है, बच्चे को इंटरेस्ट पैदा हो जाता है। पंचपदीय प्रणाली जो है वह हर्बर्ट की है सर, हर्बर्ट ने पंचपदीय प्रणाली दी थी, 5 पद बताए थे। सूक्ष्म शिक्षण में डैश आवश्यकता होती है, मोटिवेशन की, फीडबैक की, शिक्षण समापन की या फिर समर्थन मूल्यों की। जो माइक्रो टीचिंग होती है उसमें प्रतिपुष्टि की आवश्यकता होती है। जब बच्चा टीचिंग कर रहा होता है तो उसमें क्या होता है, जो उसके सहपाठीगण होते हैं उनसे उनको फीडबैक दिया जाता है उसको कि तुमने कहाँ गलती की, कौन सा टॉपिक तुम्हारा बढ़िया था। फिर से बेचारा वो रीप्लान करता है, फिर रीटीच करता है, फिर उसको फीडबैक मिलता है। इस तरीके से प्रोसेस चलता है। तो सूक्ष्म शिक्षण एक ऐसी तकनीक है जिसका उपयोग शिक्षकों के कौशल को, स्किल्स को निखारने के लिए किया जाता है। इसमें फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इससे जो है ये हमारे सुधार का आधार है, ये कह सकते हैं। क्या है? जो प्रतिपुष्टि है सुधार का आधार यही है। सुधार का आधार सर कैसे? इसके माध्यम से जो छात्र शिक्षक को अपनी कमियों और खूबियों का पता चलता है। छात्र शिक्षक जैसे आप अभी पूरे शिक्षक नहीं बने, अभी आप छात्र शिक्षक हैं, ठीक है। और इससे होता क्या है, आपकी स्किल्स डेवलप होती हैं। फीडबैक मिलने के बाद टीचर फिर से प्लान बनाता है कि मेरी यहाँ पे गलती हो गई थी, अब मैं इसको थोड़ा ठीक से दोबारा से इसको प्लान बनाऊंगा, फिर से पढ़ाऊंगा और उस गलती को दोबारा नहीं दोहराऊंगा, है ना। तो ऑप्शन जो बी है वह राइट हो जाएगा। पाठ्योजना निर्माण से पहले किस बात का ध्यान रखना चाहिए? जब आप पाठ्योजना बना रहे हो, लेसन प्लान बना रहे हो, उससे पहले विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान का आपको पता होना चाहिए कि इसके बारे में बालक पहले से कितना जानता है। अगर बिल्कुल नहीं जानता है तो उस हिसाब से प्लान बनाओ। विषय वस्तु का अच्छा ज्ञान होना चाहिए, बालकों की रुचि का ज्ञान कि बालक को किस टॉपिक में ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा, है ना, उन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। ब्लूम ने संज्ञानात्मक क्षेत्र को 6 स्तरों में बांटा था, जो मैंने अभी पीछे इमेज दिखाई थी आपको, ठीक है, वही 6 स्तर हैं। ओके। सूक्ष्म शिक्षण में कक्षा कालांश का समय जो है कितना होता है? तो कक्षा कालांश का समय 5 से 10 मिनट होता है, 5 से 10 मिनट। समस्या समाधान विधि के प्रतिपादक कौन है? समस्या समाधान विधि के जो प्रतिपादक हैं वह सुकरात हैं। इन्हें समस्या समाधान विधि यानी प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड का प्रतिपादक माना जाता है। अगर आजकल के अगर आधुनिक पूछ ले तो फिर हमारे जॉन डीवी हो जाएंगे, ठीक है। तो समस्या समाधान विधि के जो वास्तविक और आधुनिक जनक हैं वो जॉन डीवी हैं। बाकी जो अगर परंपरागत या प्राचीन पूछ ले तो फिर सुकरात हैं। लेकिन एक बात, अगर जो है समस्या समाधान विधि के प्रतिपादक पूछ ले, ऑप्शन में सुकरात और जॉन डीवी दोनों मिल जाएं तो फिर हम ऑप्शन जॉन डीवी को ही टिक करेंगे। यहाँ पे जॉन डीवी नहीं है इसलिए हम सुकरात के साथ में चले जाएंगे। आगमन विधि के प्रतिपादक कौन है? आगमन विधि के जो प्रतिपादक हैं वह सुकरात हैं सर, ठीक है। आगमन विधि क्या है समझ लो। इस विधि में पहले अनेक उदाहरण प्रस्तुत किए जाते हैं, फिर उनके आधार पर एक सामान्य नियम निकाला जाता है। पहले बच्चों के सामने बहुत सारे एग्जाम्पल्स रखिए लिए जाते हैं, फिर नियम निकाला जाता है, ठीक है। ये जो विधि है आगमन विधि, ये विशेष से सामान्य की तरफ चलती है, ज्ञात से अज्ञात की ओर चलती है और मूर्त से अमूर्त की ओर काम करती है, ठीक है। पहले छात्र को अलग अलग, जैसे मान लीजिए अलग अलग फ्रूट दिखाया जाता है कि ये फल है, ये फल है, ये सेब है, ये केला है, ये अनार है। बाद में फल को डिफाइन किया जाता है कि आखिर इसकी परिभाषा क्या है, ठीक है। तो ऑप्शन जो बी है वह राइट हो जाएगा। पाठ्यक्रम के क्षेत्र में शामिल है। पाठ्यक्रम के क्षेत्र में क्या शामिल है? तो विद्यालय की आंतरिक क्रियाएं, विद्यालय की बाहरी क्रियाएं, दोनों चीज़ें जो हैं वो पाठ्यक्रम में सम्मिलित होती हैं। आंतरिक क्रियाएं जो आप सिलेबस पढ़ रहे हो, बाहरी क्रियाएं जो आप गेम स्पोर्ट्स वगैरह बाहर खेल रहे हो, है ना, वो सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड होती हैं। भावात्मक क्षेत्र को कितने स्तरों में बांटा गया है सर? भावात्मक क्षेत्र को 5 स्तरों में बांटा गया है। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। निम्न में से भावात्मक पक्ष की टेक्सोनॉमी में नहीं आता है? अनुकरण, अवबोध, चरित्रीकरण या आग्रहण, क्या नहीं आता है? तो इसमें अवबोध नहीं आता है। भावात्मक पक्ष की टेक्सोनॉमी को अगर आप पढ़ेंगे तो उसको आप बढ़िया से समझ पाएंगे। अभी इतना समय नहीं कि इसको बहुत डीप में समझाएं आपको ले जा करके। इकाई योजना का गुण कौन सा नहीं है? देखिएगा, इकाई योजना का स्वरूप बोधगम्य तथा व्यापक होता है।
इसमें संपूर्ण विषय वस्तु को एक इकाई नहीं माना जाता है। यह कक्षा कार्य को अधिक रोचक तथा सक्रिय बनाती है। इकाई योजना की व्यवस्था उद्देश्यों की प्राप्ति की दृष्टि से होती है। तो इकाई योजना का कौन सा गुण कौन सा नहीं है, कौन सा नहीं है, तो इसमें संपूर्ण विषय वस्तु को एक इकाई नहीं माना जाता है। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। पाठ्योजना में सबसे अधिक महत्व किसका है, तो सबसे ज़्यादा जो लेसन प्लान होता है उसमें सबसे ज़्यादा महत्व शिक्षार्थी का होता है। किसका होता है, शिक्षार्थी का होता है। निम्न में से पंचपदीय उपागम का सोपान कौन सा नहीं है, प्रस्तुतिकरण, स्पष्टीकरण, प्रयोग या फिर पुनरावृत्ति, कौन सा नहीं है, तो पुनरावृत्ति जो है वो पंचपदीय प्रणाली का सोपान नहीं है। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। सूक्ष्म शिक्षण का प्रारंभ किस देश में हुआ था, तो सूक्ष्म शिक्षण का प्रारंभ संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ था। सर कहाँ, संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ था। आपको बताते चलें प्यारे दोस्तों कि जो हम पेड नोट्स की बात कर रहे थे उसमें आपको हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स का सॉल्यूशन दे देते हैं, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज का कलेक्शन आपको प्रोवाइड करा दिया जाता है और शॉर्ट नोट्स आपको दे दिए जाते हैं जो कि आप बहुत कम समय में पढ़ करके बेहतरीन तैयारी कर सकते हो। और सबसे बड़ी बात, जो मार्केट में आपका इजी नोट्स आता है ना, जो नए वाला आया है 2026 का, उसकी भी कंप्लीट पीडीएफ हम आपको प्रोवाइड करा देते हैं ताकि आपको ये ना रहे कि मार्केट का कंटेंट हमने नहीं पढ़ा, सिर्फ सर का कंटेंट पढ़ा। इसलिए हम अपने नोट्स के साथ इजी नोट्स भी प्रोवाइड करा देते हैं। ठीक है, तो अब जो है कि अगर आप बेहतर करना चाहते हो तो नोट्स लेकर के अपनी पढ़ाई शुरू कर दो। समय बहुत कम है, आज 24 अप्रैल है और 8 तारीख को आपकी परीक्षा होनी है। सूक्ष्म शिक्षण की शुरुआत कब हुई, सूक्ष्म शिक्षण की जो शुरुआत है वो 1963 में हुई थी। और हाँ, हमारी ये वीडियो जरूर देखते रहिएगा। पाठ्योजना के स्तर, पूर्व क्रिया, अंतः क्रिया व पश्च क्रिया को किसने निर्धारित किया है, किसने निर्धारित किया है, फिलिप जैक्सन ने किया है। संज्ञानात्मक क्षेत्र का सबसे अंतिम उद्देश्य क्या होता है, संज्ञानात्मक क्षेत्र का सबसे अंतिम उद्देश्य मूल्यांकन होता है। अभी जब मैं पीछे पढ़ा रहा था तब आपने ध्यान दिया होगा, सबसे लास्ट उद्देश्य मूल्यांकन होता है। एक अच्छे उपलब्धि परीक्षण की क्या विशेषता होनी चाहिए, एक अच्छे उपलब्धि परीक्षण की अगर विशेषता की बात करें तो इसमें वैधता भी हो, विश्वसनीयता भी हो, विभेदन क्षमता भी होनी चाहिए। कुल मिलाकर के ऑप्शन डी यहाँ पे राइट हो जाता है। कक्षा में शिक्षक का व्यवहार कैसा होना चाहिए, प्रजातांत्रिक, निरंकुश, कठोर या इनमें से कोई भी नहीं। तो यहाँ पे टीचर का जो व्यवहार हो कैसा हो सर, प्रजातांत्रिक होना चाहिए, सबको साथ लेकर के चलने वाला हो। एनसीईआरटी उपागम को अन्य किस नाम से जानते हैं, एकल शैली उपागम, प्रादेशिक शैली उपागम, राष्ट्रीय शैली उपागम, मिश्रित शैली उपागम। तो इसको किस नाम से जानते हैं, इसको मिश्रित शैली उपागम के नाम से भी जानते हैं। इतनी बात क्लियर है, बहुत बढ़िया। सामाजिक विज्ञान में निम्न में से कौन सी परीक्षा छात्रों के स्वतंत्र चिंतन के मूल्यांकन का अवसर प्रदान करती है, वस्तुनिष्ठ प्रकार की परीक्षा, निबंधात्मक प्रकार की परीक्षा, वस्तुनिष्ठ एवं निबंधात्मक प्रकार की परीक्षा, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्या हो जाएगा, निबंधात्मक प्रकार की परीक्षा। ठीक है, ये बालक के स्वतंत्र चिंतन और मूल्यांकन का अवसर प्रदान करती है। यहाँ पे बालक फ्री होकर के अपनी बात लिखता है लॉन्ग क्वेश्चंस में। आरसीएम उपागम डॉक्टर दवे द्वारा कब विकसित किया गया, 1963, 65, 67, 69। कब इसको डेवलप किया गया, तो इसको डेवलप किया गया था 1967 में। ठीक है, RCEM क्या नाम है सर, RCEM रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन मैसूर, क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालय मैसूर। इस उपागम को डॉक्टर RH दवे और उनके सहयोगियों ने 1967 में डेवलप किया था। किसने शिक्षण उद्देश्यों को संज्ञानात्मक, भावात्मक और मनोप्रेरक क्षेत्रों में विभाजित किया है, किसने किया है, तो वो है ब्लूम और अन्य ने। ठीक है, मतलब ब्लूम ने शिक्षण उद्देश्यों का जो वर्गीकरण किया 1956 में, उसमें उन्होंने संज्ञानात्मक, भावात्मक और मनोप्रेरक, ठीक है, 3 क्षेत्रों में डिवाइड किया था। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे राइट हो जाएगा। क्रियात्मक अनुसंधान का प्रारंभ किस देश में हुआ था, तो क्रियात्मक अनुसंधान का जो प्रारंभ है वह अमेरिका में हुआ था। ऑप्शन फर्स्ट राइट हो जाएगा। चरित्र के विकास में धार्मिक एवं नैतिक शिक्षा महत्वपूर्ण रूप से योगदान देती है। यह स्टेटमेंट किसका है, माध्यमिक शिक्षा आयोग का है, उच्च शिक्षा आयोग का है, प्राथमिक शिक्षा आयोग या फिर इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा, माध्यमिक शिक्षा आयोग का स्टेटमेंट है ये। शिक्षण सहायक सामग्री के प्रकार क्या हैं, तो श्रव्य, दृश्य, दोनों, कोई नहीं। देखिए, शिक्षण सहायक सामग्री में श्रव्य और दृश्य दोनों ही प्रकार के उपकरण होने चाहिए। लैटिन भाषा के शब्द कैरिकुलम का अर्थ क्या है, तो लैटिन भाषा के शब्द कैरिकुलम का मतलब होता है दौड़ का मैदान। ठीक है, जैसे शब्द क्या है, करिकुलम। ठीक है,
करिकुलम शब्द लैटिन भाषा के कुरेरे शब्द से बना है, CURRERE, ठीक है, कुरेरे शब्द से बना है। इसका शाब्दिक अर्थ होता है दौड़ का मैदान, मतलब इसका तात्पर्य उस मार्ग से है जिस पर दौड़कर यानी कि पढ़ करके छात्र अपने शैक्षिक लक्ष्यों को प्राप्त करता है। तो जैसे आप क्या है, आप सरकारी टीचर बनना चाह रहे हो, ये आपका उद्देश्य है, और अभी जो आप बीएड के सेमेस्टर पढ़ रहे हो, बीएड पढ़ रहे हो, ये सब आपका क्या है, ये वो पाठ्यक्रम है, ये वो दौड़ का मैदान है जिस पर दौड़ करके आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त करोगे। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे राइट हो जाएगा। मूल्यांकन के बारे में कौन सा सत्य कथन है? मूल्यांकन निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, मूल्यांकन एक व्यापक अवधारणा है, और मूल्यांकन शैक्षिक प्रक्रिया का अंग है। उपरोक्त सभी, देखिए, मूल्यांकन शिक्षा की एक बहुत इंपॉर्टेंट और व्यापक प्रक्रिया मानी जाती है, ठीक है। यह शिक्षण के दौरान और बाद में निरंतर चलती रहती है, जैसे कि CCE कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन की हम लोग बात करते हैं, ठीक है। व्यापक अवधारणा, इसमें केवल किताबी ज्ञान ही नहीं बल्कि छात्र की पर्सनैलिटी डेवलपमेंट या उसके व्यक्तित्व के सभी पक्ष, चाहे वो शिक्षा से संबंधित हों या बाकी जो उसके जो को स्कॉलस्टिक होते हैं, सह शैक्षिक जो पक्ष होते हैं, उनका भी आकलन इसमें इंक्लूड किया जाता है। जैसे बालक का संज्ञानात्मक विकास, मानसिक विकास, आध्यात्मिक विकास, बच्चा खेल में कैसा है, एक्टिविटी में कैसा है ना, हर चीज़ का अध्ययन किया जाता है। और ये शैक्षिक प्रक्रिया का अंग है। यह शिक्षण उद्देश्यों को प्राप्त करने का एक अनिवार्य हिस्सा होता है। इसके बिना शिक्षा के परिणामों को जानना भी पॉसिबल नहीं होता है, इसलिए यहाँ पे सारे ही ऑप्शंस राइट हो जाते हैं। क्रियात्मक अनुसंधान को सामाजिक मनोविज्ञान से संबंधित किसने बताया है सर? कनिंघम ने, कर्ट लेविन ने, MP मोफात ने या फिर वेस्टले ने? किसने बताया है? कर्ट लेविन ने बताया है। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। सामाजिक विज्ञान है तो सामाजिक विज्ञान कला और विज्ञान दोनों है, इसमें कोई कहने की बात नहीं है। सामाजिक विज्ञान में किस प्रकार के शिक्षण सहायक उपकरण सबसे अधिक उपयोगी हैं? किस प्रकार के? तो इसमें श्रव्य दृश्य दोनों माध्यम जरूरी होते हैं, जिसमें बच्चा सामने सुन भी रहा है, देख भी रहा है। मूक एक दूरस्थ शिक्षा से संबंधित पाठ्यक्रम है जो प्रारंभ हुआ था। कब प्रारंभ हुआ था? 2008 में प्रारंभ हुआ था, ठीक है। अगर हम बात करें मूक की, मूक शब्द का प्रयोग सबसे पहले 2008 में डेव कॉर्मियर नाम है इनका, जिन्होंने किया था। डेव कॉर्मियर नाम है, CORMIER, डेव कॉर्मियर के द्वारा 2008 में किया गया था। पूरा नाम मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या है? इंटरनेट के माध्यम से दुनिया भर के छात्रों को फ्री और अच्छी गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करना। ऑप्शन फर्स्ट राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण विधि का उपयोग सामाजिक शिक्षण के अंतर्गत नहीं किया जाता है? कहानी कथन विधि, परियोजना विधि, प्रयोगशाला विधि, व्याख्यान विधि? कौन सी हो जाएगी? तो यह आपकी प्रयोगशाला विधि हो जाएगी, ठीक है। देखिए, सामाजिक विज्ञान जो सोशल साइंस है, मुख्य रूप से मानवीय संबंध, समाज और इतिहास का अध्ययन है, ठीक है। अब इसमें कहानी कथन विधि इतिहास और नागरिक शास्त्र की घटनाओं को समझाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोजेक्ट मेथड, जो भी समाज का सर्वेक्षण किया जाता है, केस स्टडी की जाती है, जो भी क्षेत्रीय कार्य हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। व्याख्यान विधि, ये जो बड़ी क्लासेज हैं ग्रेजुएशन लेवल की, उसमें जो कठिन कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक्स हैं और जो सिद्धांत हैं उनको समझाने के लिए व्याख्यान विधि का प्रयोग किया जाता है। लेकिन जो प्रयोगशाला विधि है, ये जैसे आपकी फिजिक्स हो गई, बायोलॉजी हो गई, उनके लिए इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। समय रेखा है, समय रेखा एक लाइन के साथ पहली से आखिरी तक की घटनाओं का क्रम दिखाती है। घटनाएं प्रारंभिक बिंदु से नवीनतम बिंदु तक, घटना के समय के आधार पर घटनाओं को व्यवस्थित करना, या फिर उपरोक्त सभी। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? उपरोक्त सभी इसका ये समय रेखा की सभी विशेषताएं हैं। सूक्ष्म शिक्षण में एक समय में कितने शिक्षण कौशलों का अभ्यास किया जाता है? 1 शिक्षण कौशल का, 2 शिक्षण कौशल का, 3 शिक्षण कौशल का, समस्त शिक्षण कौशल का? तो सूक्ष्म शिक्षण में एक समय में 1 शिक्षण कौशल का अध्ययन किया जाता है। प्यारे दोस्तों, बहुत सारे विद्यार्थी कहते हैं कि सर आपकी वीडियोस आती हैं लेकिन हमें पता नहीं चल पाता। तो देखिए, उसके लिए सबसे सरल तरीका ये है कि हमारा व्हाट्सअप चैनल ज्वाइन कर लीजिए। हम जो भी वीडियोस यहाँ पे अपलोड करते हैं तुरंत व्हाट्सअप चैनल पे भेज देते हैं, ठीक है। ताकि यहाँ अगर यूट्यूब पे आपको नोटिफिकेशन नहीं मिला है तो आप व्हाट्सअप पे आपको पता लग जाएगा कि हाँ सर की वीडियो आई है, हमें जा करके तुरंत देखना है। तो उससे ये रहेगा कि हमारी कोई भी वीडियो आपके एग्ज़ाम तक आपसे मिस नहीं होगी, है ना, छूटेगी नहीं। तो व्हाट्सअप चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उसको क्लिक करेंगे सीधा आपको चैनल का लिंक मिल जाएगा।
सूक्ष्म शिक्षण कक्षा के आकार और समय को कम करके शिक्षण करने की एक विधि है। यह कथन किसका है सर? यह कथन D.W. एलन का है। किसका है? D.W. एलन का है। ब्लूम टैक्सोनॉमी के अंतर्गत शिक्षण उद्देश्य हैं ज्ञान, बोध, प्रयोग, सारे ही हैं इसमें। ठीक है, तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा भाई। आपको पता है कि ब्लूम ने शिक्षण उद्देश्यों को 3 क्षेत्रों में बांटा था, जिसमें से जो कॉग्निटिव डोमेन है वो सबसे मेन है, और उसी के 6 स्तर हैं, जिसमें हमारा ज्ञान आ जाता है, हमारा बोध आ जाता है, प्रयोग आ जाता है, फिर उसके बाद विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन आ जाएगा। सिंपल सी सरल सी बात है। पाठ्य योजना में छात्रों द्वारा किन शक्तियों का प्रयोग किया जाता है? तर्क, चिंतन, कल्पना या फिर इन सभी का? तो यहाँ पे विद्यार्थी इन सभी चीज़ों का यूज करता है। सामाजिक विज्ञान में संबंधित समसामयिक विषय का ज्ञान दिया जा सकता है किसके माध्यम से? वाद विवाद प्रतियोगिता द्वारा, प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता द्वारा, दैनिक समाचार विश्लेषण द्वारा, सभी के द्वारा दिया जा सकता है, इसलिए ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। एंड 91 नंबर क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान के अध्यापक का सबसे अधिक आवश्यक गुण कौन सा है? अगर आप सामाजिक विज्ञान के अध्यापक हैं तो अपनी क्वालिटी समझ लो क्या होनी चाहिए? सबसे बड़ी चीज़ अच्छी शिक्षण डिग्रियां। सिर्फ डिग्री इकट्ठा करने से कुछ नहीं होता, सिर्फ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट से कुछ नहीं होता। आपकी इच्छा शक्ति क्या करेगी जब तक बच्चे को आप नहीं समझ पा रहे हैं? तो सबसे बड़ी बात है बच्चे को पहले समझना है सर। क्या करना है? बच्चे को पहले समझना है। मानचित्र कैसी शिक्षण सहायक सामग्री? अगर आप बच्चों के लिए मानचित्र का यूज कर रहे हैं तो ये आप दृश्य यानी कि इस चीज़ों को सामने दिखा रहे हैं। ऐसा नहीं कि कोई टीवी चल रही है आप सामने दिखा भी रहे हो, सुना भी रहे हो, नहीं, सिर्फ आप दिखा रहे हैं। तो मानचित्र एक दिखाने वाली विधि है। वो अलग बात है कि आप अपने हिसाब से समझा रहे हो। सामाजिक विज्ञान में कौन सा TLM टीचिंग लर्निंग मटेरियल प्रयोग नहीं होता है? चुंबकीय कंपास का यूज़ करते हैं, ग्लोब का यूज़ करते हैं, एटलस का यूज़ करते हैं, नेपियर पट्टी का यूज यहाँ पे नहीं, मैथ्स में होता है। कहाँ होता है सर? मैथ्स में होता है, इसलिए इस ऑप्शन को हम हटा देंगे। राष्ट्रीय स्तर पर विद्यालयी शिक्षा के पाठ्यक्रम को तैयार करता है कौन? UGC, NCTE, NCERT या फिर NIEPA? कौन करता है? तो हमारा NCERT है सर। कौन है? NCERT है। सामाजिक विज्ञान शिक्षण में शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग पाठ को लंबा करता है और छात्र उबने लगते हैं। देखिए, शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग जो है ऐसा नहीं कि पाठ को लंबा कर देता है या छात्र उबने लगते हैं। यहाँ पे दोनों ही कथन, दोनों बातें हमारी गलत हैं। ठीक है। सामाजिक अध्ययन विषय सामाजिक विज्ञान विषय से निम्न प्रकार भिन्न है। तो सिंपल सी बात है, विषय वस्तु निम्न स्तर की होती है। हमने इसको पहले भी आपको खूब समझाया है। सामाजिक, बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट हुए हैं जो हमने 2024 में पढ़े थे, 2023 में भी मिल रहे हैं। सामाजिक विज्ञान के पाठ्यक्रम निर्माण का आधार क्या है? दर्शन, समाज, मनोविज्ञान, ये सभी चीज़ें इसका आधार हैं। ऑप्शन डी राइट हो गया। इतनी बात क्लियर है। 98 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्न में से कौन सा पाठ्यक्रम का प्रकार नहीं होता है? बाल केंद्रित होता है, शिक्षक केंद्रित, विद्यालय केंद्रित या फिर विषय केंद्रित? कौन सा नहीं होता है सर? विद्यालय केंद्रित नहीं होता है, बाकी तो पाठ्यक्रम सभी प्रकार का होता है। आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, इकाई योजना को शिक्षण क्रिया में शामिल करने का श्रेय किसको जाता है? A.H. मॉरिसन को जाता है सर। किसको जाता है? A.H. मॉरिसन को जाता है। 100 नंबर क्वेश्चन है। उससे पहले मैं बता दूं कि अभी भी आपके पास मौका है, समय है। नोट्स नहीं लिए हैं तो फटाफट मैसेज करके नोट्स ले लीजिए। ठीक है। हमारे व्हाट्सअप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, उसको ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपकी कोई भी वीडियो मिस ना हो। और ये दूसरा चैनल है यूट्यूब का जहाँ पे आपको हम यूपी टेट की क्लासेस कराएंगे आपका B.Ed एग्ज़ाम हो जाने के बाद, तो इसको भी आप सब्सक्राइब कर लें। ठीक है। नोट्स लेने में देरी ना करें। कहानी कथन विधि से बालकों में किस चीज़ का विकास होता है? जब आप कहानी कहते हैं तो बच्चा उस चीज़ को इमेजिनेशन कर रहा होता है। ठीक है। इससे कल्पना का विकास होता है बच्चे के अंदर। ठीक है। क्लास कैसी रही कमेंट करके जरूर बताइएगा। एंड थैंक यू सो मच। मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट क्लास में।